नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल द हिंदू डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं, जहां पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उसकी मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। आपको समझाने के लिए जितने भी हिस्टोरिकल पॉइंट चाहिए या मैप फिगर जो भी चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए। यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसके ऊपर एक लिंक पिन की गई है, उसको फॉलो कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप हमारे डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर देख सकते हैं। आप यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस के पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट iasLifestyle.com की भी मुलाकात ले सकते हैं, जहाँ से आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के पीडीएफ मिल जाएगी। आप डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। और जो भी नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं, हम द हिंदू एनालिसिस में जो भी कोई रिपीट टॉपिक होते हैं तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। जो भी कोई आर्गुमेंट है जो अपनी काम की नहीं है, थ्योरी और पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है जो हम मेंस एग्जाम में जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उस पे हम ज़्यादा डिस्कशन करते नहीं हैं, ताकि कम से कम इफ़ेक्टिव टाइम में मैं आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ और अच्छे से आपको बता सकूँ। तो आज के सबसे पहले द हिंदू एडिटोरियल की बात की जाए तो ये हाथरस पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो किस्सा था गैंग रेप का, कास्ट बेसिस को भी देखा जा रहा है। हालाँकि इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए वो मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे बाकी सारी थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन है। यदि आप उत्तर प्रदेश या नॉर्थ रीजन से है, ठीक है, आप इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ सकते हैं सारे अपडेट्स, ठीक है, वरना मैं स्किप करने के लिए आपको बताऊँगा। मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा ये जो कास्पर केस 9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन कर दिया था, ठीक है? जहाँ पे मैंने आपको जीन से लेके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरी बातें क्या है कास्पर का फुल फॉर्म, कास्पर कास 9 जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, फ़ायदे क्या है, किस प्रकार से इसको रेगुलर इस्तेमाल में लिया जा सकता है, वो सारी चीज़ों की डिस्कशन आज मैं आपसे करूँगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है कास्पर केस 9, ठीक है? जिसमें क्रिस्पर का फुल फॉर्म दिया गया है। हालाँकि इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जो अपने को समझना है, वो समझना है यहाँ से। सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं, ये है जीन, ठीक है? जो मैंने आपको बताया था। ये डीएनए है पूरा। ये एकदम छोटा-सा इसका पार्ट दिखाया गया है। हालाँकि ये पार्ट पूरा बड़ा होता है। जैसे आपको पता होगा, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी कोश की, तो आपको पता होगा कि कोश के अंदर कोश केंद्र होता है, ठीक है? कोश केंद्र के अंदर हमारे डीएनए होते हैं, ठीक है? हमारे सभी सेल में डीएनए होते हैं। सेम डीएनए और आरएनए क्या है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था कोरोना वायरस का जब समझ रहे थे तब। उसकी इन्फॉर्मेशन फिर से देखेंगे कि जो कोरोना वायरस का डीएनए है, वो आरएनए बेस है, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ से ये चीज़, यहाँ से ये चीज़ देखिए। अभी डीएनए में मान लो ये जो 2 चीज़ें हैं जो जो कि है जीन। अब इन दोनों जीन को एडिट करने के लिए यहाँ से मान लो इसको यहाँ से एडिट करना हो तो ये जो चीज़ है यहाँ से कट करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से कट करना पड़ेगा और यहाँ से कट करना पड़ेगा, ताकि जो दूसरे हम एडिट करना चाहते हैं जीन, वो यहाँ पे हम रख सकें। तो इसको काटेगा कौन? ठीक है? ये तो पूरी स्ट्रेंथ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो पूरा लगा हुआ है इससे, ठीक है? अगर हमको दूसरा कोई सिरा जोड़ना है, जैसे मैंने आपको उस टाइम पे इंट्रोडक्शन में बताया, यदि आपने 8 अक्टूबर वाला द हिंदू एनालिसिस नहीं देखा है, ठीक है? तो देख लेना, इसमें इंट्रोडक्शन की मैंने बात कर ली। आज मैं इसको आपको मैप बेस्ड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ पे मान लो कोई भाग को जोड़ना है तो यहाँ से कट करना पड़ेगा, ठीक है? ये मैं जैसे बताया। तो कट करेगा कौन? कट करने के लिए कैंची चाहिए, अपनी नॉर्मल कैंची तो इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक? डीएनए 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 भी इतने स्मॉल सूक्ष्म होते हैं, ठीक है? जिसको देख पाना मुश्किल होता है। उसमें से हम जिन की बात करें तो वो उससे भी सूक्ष्म। अभी सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? मान लो कि भाई ये जो डीएनए है, एडिटिंग में ये जो जीन है उसको इस जीन के साथ जोड़ना है, तो उसके पहले उसको यहाँ से 2 साइड से काटना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए कैंची दिखाई हुई है, काटना पड़ेगा समझाने के लिए, काटना पड़ेगा। तो काटेगा कौन? तो ये जो काटने के लिए इस्तेमाल होगा वो है हमारा कास्पर केस 9 प्रोटीन, ठीक है? एक प्रकार की प्रोटीन ही है, प्रोटीन चेन है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये प्रकार के प्रोटीन है, जैसे आपको डीएनए भी पता होगा, वो एमिनो एसिड की श्रृंखला से प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन के जुड़ने से आरएनए बनते हैं, आरएनए के बाद डीएनए बनता है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस है। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं भी है तब भी इतना आपको याद रख लेना है, सिंपल सिंपल। तो एक प्रकार का प्रोटीन ही है जो कि क्या है कि भाई यहाँ से काट के यहाँ पे लगाया जाएगा। ये जो पूरा कास्पर केस 9 जो ये प्रोटीन का जो जिन एडिटिंग कैंची के सीजर के रूप में जो है वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है बैक्टीरिया के ऊपर। ये सेम टर्म बैक्टीरिया के द्वारा ये सेम टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है। ये क्या करते हैं, कास्पर के लोकस एक के बाद एक लोकस बन जाते हैं, ठीक है। फिर ये लोकस का इस्तेमाल करके कट करके वहां पे दूसरे जो जीन है उसको अटैच किया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है। यानी उसके बाद वो खुद ही अपने से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यदि किसी का भी डीएनए है वो एडिट हो जाता है तो उसके लिए वो विनाश का कारण बन सकती है। किस प्रकार से बनती है, क्या है रीजन, वो भी डिस्कशन करेंगे आज इसी टॉपिक के अंदर डिटेल में। तो चर्चा शुरू करते हैं पहले से। तो आप देख सकते हैं ये जो सीजर है, ठीक है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, उसको कहा जाता है कास्पर केस 9। इसके लिए जो केमिस्ट साइंटिस्ट है, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। देखिए ये टॉपिक जो है वो आपको साइंस इन टेक में भी काफी फायदेमंद रहेगा। फिर हमारे जो एग्रीकल्चर है वहां पे भी इसका बेनिफिट है, ह्यूमन के लिए तो है ही। इस सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए जो बारी बारी से यहाँ पे पॉइंट दिए गए उन सभी पॉइंटों को। तो सबसे पहले बात करेंगे आरएनए मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनकी इम्यून सिस्टम सेम फिनोमिना पे काम करती है जैसे कि कास्पर केस 9 की होती है। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है। दूसरा, ये जो बैक्टीरियल जेनेटिक सीजर है, जो ये हम पॉलीमर चेन सीएन की बात करते हैं, कास्पर केस 9 की जो हम बात करते हैं, वो सेम बैक्टीरियल सीजर के रूप में ही होती है। इसका जो फ्यूचर है वो रिवराइट द कोड ऑफ लाइफ कहा जाएगा। यानी मैंने जैसे आपको बता कि किसी भी डीएनए को आप एडिट कर दो, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम पूरा चेंज कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को, उसकी इफेक्ट को, सारा चेंज हो सकता है। आप जैसे भी है उसके लिए आपके जैसे बोलते हैं ना, आपके डीएनए आपके जीन जिम्मेदार है, ठीक है। और यदि विकृति है और प्रकृति है तो दोनों के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सेम प्रकार की चीजें यहाँ पे बात की गई है। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके ह्यूमन में क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो वो डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हेरिटेड डिसऑर्डर एंड डिसीज, यानी जो वारसागत जो भी बीमारियां है, ठीक है, उसको हम सुधार सकते हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज आपको पता होगा, यदि फैमिली में दादा दादी को या माता पिता को यदि डायबिटीज है तो उसके बेटे को हो सकती है और उसके भी बेटे को हो सकती है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जो कि वारसागत डिसऑर्डर ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में। ऐसे काफी सारे डिसऑर्डर है, ठीक है, लेकिन डायबिटीज है वो सभी को पता होती है वो क्या है। तो आप इजीली कोरिलेट कर सकते हैं, आपके भी फैमिली में किसी को हो तो उनको भी ये चीज पता होगी, ठीक है। यदि यानी पेरेंट्स में किसी को है तो चाइल्ड में होने के चांसेस है, उस प्रकार से। तो इस प्रकार के जितने भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, उसको करेक्ट किया जा सकता है। कैसे, ये जो वारसागत डिजीज होते हैं वो डीएनए बेस होते हैं। यदि हम उस डीएनए को ही एडिटिंग कर ले जो कि ये डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वहां पे होंगे नहीं। दूसरा है वो है कैंसर एडिटिंग के ऊपर, ठीक है। अभी इसको समझ लीजिए। देखिए कैंसर के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है, अभी उसके अंदर नहीं जाना। यहाँ पे जो डीएनए बेस है उसकी मैं बात करता हूँ। नॉर्मली आप हमारी बॉडी सेल की मैं आपको बात करूँ, ठीक है, हमारी स्किन ले लो या हमारे इंटरनल टिश्यू ले लो, जहाँ पे भी जो भी कोई होता है, जैसे सेल है हमारी, ठीक है, जैसे हमारी लाइफ कितनी है, 100 साल, 60 साल, 80 साल, कुछ भी, सेम हमारे जो सेल होते हैं, बॉडी सेल होते हैं, हमारे स्किन, हमारी सारी चीजें सेल से बनी, यहाँ तक कि हमारे बाल भी सेल के बने हुए हैं, ठीक है। तो वो झड़ते रहते हैं, जो भी ओल्डर हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो झड़ जाते हैं, वहां पे नहीं आ जाते, ठीक है। यानी सेल का मल्टीप्लीकेशन, जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, हमारे मसल्स है, हमारे स्केलेटन है, वहां पे होता रहता है, लेकिन एक कंट्रोल फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका भी रीजन होता है सेल के अंदर का रहा हुआ डीएनए, वो कंट्रोल करता है। क्योंकि एक सेल होगा, ठीक है, जिसमें से दो सेल बनेंगे। भाई मान लो कि एक हमारा बॉडी का सेल है, ठीक है, ऐसे नहीं होते राउंड में होते, लेकिन आप मान के चलो कि दो है, तो उसमें एक में से यदि दो बन जाते हैं, ठीक है, तो ये जो पहला है ऑलरेडी जो है वो पेरेंट सेल है, और उसके बाद जो जो छोटू छोटू नूनू नूनू से बनेंगे ये होंगे चाइल्ड सेल, ठीक है। तो ऐसा मल्टीप्लीकेशन होता रहता है और एक कंट्रोल होता है, ताकि, और ये होता ही रहता है, ऐसा नहीं नहीं होता है। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी आपके सेल में करोड़ों सेल बन रहे होंगे, ठीक है, ये शुरू रहता है। क्योंकि जो भी कोई पुरानी चीज है
ठीक है, वो नष्ट हो जाती है सेल के स्वरूप में और वहां पे नए सेल आ जाते हैं। तो ये जो चीज है रेप्लिकेशन होती है, कंट्रोल होती है डीएनए के द्वारा। इसमें कोई भी चेंजेस हो जाए, ठीक है, समझिएगा, इसमें कोई भी चेंज हो जाए, यही प्रोसेस है वो इनरेगुलर हो जाए, ठीक है, इनरेगुलर यदि प्रोसेस हो जाती है तो एक में से पहले दो बनते हैं, फिर उसमें टाइम लगता है, फिर इसमें से फिर आगे बढ़ता है, तो ये अनकंट्रोल हो जाती है, यानी सेल डिवीजन मल्टीपल टाइम होता ही रहता है, रुकता ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसा होता है कि ये कंट्रोल होता है, टाइम के अनुसार होता है। ये अनकंट्रोल हो गया, यानी क्या होगा, कहीं किसी भी एक जगह पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल हो जाएगा तो वहां पे नोड बन जाएगी, ठीक है, नोड। नोड यानी आप इसको गांठ कह सकते हैं सीधे सीधे फॉर्म में। तो इसी गांठ को कैंसर कहते हैं। जो अनलिमिटेड सेल ग्रोथ होता है ना, उसको सेल कैंसर कहते हैं। सेम प्रकार से उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है डीएनए, ठीक है, कि वहां पे भाई एबनॉर्मल कंडीशन हो, मल्टीप्लीकेशन अब नॉर्मल हो रहा है। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो इस गांठ को बॉडी से निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा श्योर नहीं कहा जाता बॉडी में कहीं है कि नहीं है। तो इस प्रकार के जो जीन बेस्ड कैंसर है, उसको हम, जो जीन एडिटिंग है उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल चीज में आपको जो टाइप ऑफ कैंसर है उसको कंट्रोल करने के लिए बताया। एग्जांपल है लंग कैंसर, ठीक है, सेम फिनोमिना लंग कैंसर में देखने को मिलता है, तो उसको हम इससे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं जीन एडिटिंग के थ्रू, ठीक है, क्योंकि डीएनए है वो, उसका जो फंक्शन है वो मॉडिफाई हो गया है या म्यूटेंट हो गया, ठीक है, तो सेल डिवीजन बढ़ गए, इसके वजह से हो रहा है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सेम चीज है जो चाइनीज है, उसके द्वारा जो बेबी होते हैं, ठीक है, चाइनीज जो बेबी होते हैं उन बेबियों में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो यानी गर्भ रहता है, ठीक है, जब बच्चा पेट में होगा यानी गर्भ की कंडीशन में क्या किया जाता है, उनके जो बेबीज है, ठीक है, उनमें जीन एडिटिंग करके उनको एचआईवी इन्फेक्शन के प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं ना कि भाई जीन एडिटिंग करके उसके जो इम्यूनिटी है उसको आप एनहांस कर दो कि भाई उसको एचआईवी इन्फेक्शन ना लगे, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है जो चाइनीज के द्वारा इस्तेमाल किया ही जाता था, सेम प्रकार का जीन एडिटिंग में वही है। दूसरा ये हो गया मनुष्य के लिए, एक तो कि जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, इससे आप क्योर कर सकते हो। दूसरी चीज कि भाई आप इस पे कैंसर पे काम कर सकते हो जीन एडिटिंग के द्वारा, यदि किसी का जीन जो है वो आप एडिट कर लो तो उसका इफेक्ट लॉन्ग होता है, ठीक है। सेम ये चीज उपयोग की जाती है चाइनीज रिसर्चर के द्वारा, जो बेबी होती है एम्ब्रियो में यानी गर्भ में ही एचआईवी इन्फेक्शन के इम्यून सिस्टम उसको दी जाती है। तो ये हो गया मनुष्य के लिए, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं प्लांट को लेके कि भाई जीन एडिटिंग का इस्तेमाल सिर्फ आप मनुष्य पे ही नहीं कर सकते हो, प्लांट में भी कर सकते हो। इससे भी एग्रीकल्चर के अंदर आपको काफी सारे फायदे होंगे, जैसे कि प्लांट की यील्ड यानी जो क्रॉप है वो बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसमें डिजीज रेजिस्टेंस आप कर सकते हैं, ठीक है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, प्लांट का जो क्रॉप होगा वो ज्यादा आएगा, उसको रोग लगेगा नहीं, ठीक है, पेस्टिसाइड का छिड़काव करना नहीं है। उसके बाद उसकी जो भी कोई फाइनल प्रोडक्ट होती है उसमें भी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटिव सीड्स ला सकते हैं, क्वालिटिव जो भी फल फ्रूट है वो कर सकते हैं। तो जीन एडिटिंग से क्वेश्चन आते ही है, ठीक है, हर साल 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, इसके नोट्स बना लेना, ठीक है, क्योंकि चर्चा हम आज कर रहे हैं, एग्जाम होगी अगले जून या मई या जून में, ठीक है। तब तक बच्चे भूल जाएंगे, हमने डिस्कस भी किया होगा, उनको पता भी होगा लेकिन याद रहेगा नहीं। कास्परकिस 9 क्या है, फिर ये जीन एडिटिंग क्या है, बैक्टीरियल जीन सीजर क्या है, ठीक है। तो इसी करंट को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसमें जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किसी भी साइंस की बुक में अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। आप कोई भी बुक उठा लो भी, क्योंकि करंट में जो टॉपिक चल रहा है, जो हम संडे को साइंस इन टेक के टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो कहीं पे भी आपकी किसी भी साइंस की टेक की बुक में नहीं होंगे। हाँ, वो साइंस के जो रिसर्च होती है, साइंस के जो साइंटिफिक रिसर्च मैगजीन आती है वहां पे होंगे, लेकिन वो तो कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो आप करंट में जो भी चीज पढ़ो जिसका कोई भी थियोरिटिकल आपके पास डेटा नहीं है, उसको आप नोट्स कर लो, उसको आप रिवाइज करो, ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, कहाँ से कब जीन एडिटिंग के ऊपर क्या बेनिफिट है ह्यूमन के लिए, क्या बेनिफिट है एग्रीकल्चर में, ठीक है, क्या बेनिफिट है प्लांट को लेके, ठीक है। तो वो सारी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए ये फायदेमंद हो सकते हैं। तो प्रिपरेशन आप अच्छे से करो, करंट अफेयर डेली पढ़ो, ठीक है। मंथली मैगजीन पढ़ने से अच्छा आप डेली बेस पे जो भी कोई करंट अफेयर है उसको आप अच्छे से देखते जाओ, ताकि वहां से जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसको ट्रीट कर सको, ठीक है। फिर डिस्कशन करते हैं हम जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसके बारे में, तो आपको पता होगी, ठीक है, जो 1 अक्टूबर थी तब जो आरबीआई की जो कमेटी है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनके द्वारा
जो बेसिस पॉइंट दिए जाते हैं रेपो रेट के लिए, ठीक है, उसमें डिले हुआ था। डिले का कारण था उसके कुछ मेंबर हैं कि जो कि उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, वहां पे नए मेंबर आने वाले थे, ठीक है। तो वो मेंबर आ जाते हैं और उनके द्वारा जो भी दिया जाता है वो, फिलहाल जो हमारे आरबीआई गवर्नर है, ठीक है, दास साहब, तो उन्हें कोई बेसिस पॉइंट्स में चेंजेस नहीं किया है, पिछली बार जितना था उतना ही रखा है, क्योंकि अभी वो चाह रहे हैं थोड़ी चीजें स्टेबल हो, अभी घटाने या बढ़ाने की जरूरत अभी दिख नहीं रही है, ठीक है, तो वो खुद डिसीजन लेते हैं अभी। जो नए बच्चे उनके लिए, पुराने बच्चों के साथ मैं ये डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, जो नए बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में कितने मेंबर होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनका कार्य क्या रहता है, कितने टाइम पे बेसिस पॉइंट रखते हैं, ठीक है, बेसिस पॉइंट कैलकुलेट का क्या क्या अलग अलग टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीजें आपको जो इकोनॉमी है जीएस पेपर 3 के लिए आपको प्रिपेयर करना है। हालांकि ये सारी इंफॉर्मेशन काफी सारे बच्चों ने प्रिपेयर करके रखी होती है, लेकिन जिन बच्चों ने प्रिपेयर नहीं किया है उनके लिए मैं ये टॉपिक दे देता हूँ, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जब ये 1 अक्टूबर को शायद टॉपिक आया था तभी फिर से डिस्कस होती है, और उससे पहले भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या हर साल एक क्वेश्चन भी इसमें आया था कि भाई पूरे साल मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, मैं नहीं बोलता हूँ आपको ट्रैक ही करते रहना है, लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि 2020 में भी शायद इस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि आरबीआई इन्फ्लेशन या रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर है जिसपे वो घटा सकती है बढ़ा सकती है, उस प्रकार से क्वेश्चन आया था, ठीक है। हो सकेगा तो मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते यहाँ पे, यहाँ से फिर से काग के लिए टॉपिक आया है, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि करंट काग कौन है, करंट इंडियन काग कौन है, ठीक है। जिस भी बच्चे को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है करंट, वो आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अभी चेक एंड बैलेंसेस हेल्थ सेक्टर के ऊपर करप्शन के बेस बात हो रही है, ठीक है। थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन ज्यादा है, और करप्शन एक सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है यूपीएससी में, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन आप पूरी पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज है जो कि मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको चीज समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं, मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। जैसे गवर्नमेंट इंडिया के पास हम जो भी टैक्स पे करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनके पास जाता है, उनके द्वारा अलग अलग जो कार्य रहता है, जैसे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, कोई स्कीम हो गई, या कुछ कार्य हो गया कि जिसके लिए वो पैसे खर्च करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए या दूसरे किसी कार्य में, या उधारी पे लोन देना है, या जो लोन दी है उसका इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो सारी चीजें की जाती है, उसका अकाउंटिंग रखा जाता है, वो अकाउंट को ऑडिट करते हैं हमारे कार्ड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि भाई गवर्नमेंट के पास जो जो भी पैसा गया है, ठीक है, उनके द्वारा जो भी कोई खर्च किया गया है तो वो बराबर किया गया है कि नहीं। दूसरा जो लेजिस्लेटिव पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है, वो भी इसका मॉनिटरिंग करती है, जो कि काग के सहयोग से ये सारी चीजें समझती है, ठीक है। लेकिन जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं कि भाई मान लो कि भाई जो भी कोई पर्सन के द्वारा ये काम किया जा रहा है वो एथिकली किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसमें करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना होता है। अब करप्शन होता कैसा है मैं आपको जनरल सेंस में बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेके। और ये एग्जाम्पल ये समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पे बताया नहीं गया है फिर भी, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कैसे होगा। मान लो कि भाई अभी हेल्थ केयर सेक्टर पे बात हो रही, तो वहां पे बात कर लेते हैं कि भाई वेंटिलेटर मशीन की बात हो रही हो कि भाई इंडिया में वेंटिलेटर मशीन चाहिए, ठीक है, पेशेंट के लिए, कोरोना पेशेंट के लिए और दूसरे पेशेंट के लिए। तो भाई मान लो कि भाई 1 लाख क्वांटिटी है, ठीक है, चाहिए इतनी। अब एक वेंटिलेशन मशीन है, ठीक है, उसकी कॉस्ट डिसाइड करनी है, तो क्या किया जाता है, उसको जो भी कोई व्यक्ति है वो बोलता है इसको 5 लाख में एक की कॉस्ट है और ऐसे हमने 1 लाख खरीदे, ठीक है। यानी जो हमारे काग रहेंगे वो ऑडिट करेंगे कि भाई ऐसा नहीं था कि भाई जो ये ऐसे वेंटिलेटर है सेम क्वालिटी के दूसरी कोई कंपनी के 2 लाख या 1 लाख या 3 लाख में नहीं आ सकते थे, ये 5 लाख के ही क्यों लिए, इसके कोई अल्टरनेटिव या कोई इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। यहाँ पे करप्शन कैसे हो सकता है वो समझिए कि भाई जो चीज लाख या 2 लाख में मिल सकती है, ठीक है, उसको खरीदा जाता है 5 लाख में, ठीक है। यानी कितना गैप है, 3 लाख का गैप है एक पीस पे, इससे 1 लाख पीस खरीदे गए, यानी जितना अमाउंट गया होगा उसमें से कुछ कमीशन जो भी ये व्यक्ति इस डील में होंगे गवर्नमेंट की साइड से, वो इसमें क्या करेंगे कि भाई हम आपको इतना पेमेंट करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट की तिजोरी से आने वाला है जो कि हम सभी ने टैक्स के रूप में भरा होता है। तो वही पैसा है, इनको सिर्फ चेक पे साइन करना होता है, उनके पास चला जाएगा, और वो इनको इनका जो भी कोई कमीशन होगा 30% 40%, ठीक है, जो भी
एडिशनल पैसा है वो उनको प्रोवाइड करा जाएगा। इस प्रकार से करप्शन होता है हर चीज में, ठीक है, हर चीज में। यानी ये हम हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल लेके सेम होता है। हम डिफेंस की बात करें तो जितने भी आर्मर खरीदी जाते हैं वहां पे, दूसरी कोई टेक्नोलॉजी खरीदी जाती है तो वहां पे सेम प्रकार से कि भाई उसकी एक्चुअल कॉस्ट, एक कैलकुलेटर है, मैं आपको कैलकुलेटर की बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है कैलकुलेटर 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए उस प्रकार से आते हैं। कोई भी यदि आप सिटीजन की या बात करो तो कास्टो की बात करो तो 350 के आते हैं, ठीक है। वही कैलकुलेटर आप जब 3500 का खरीद के आते हो, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको पता है कि इसकी जो प्राइस है, कॉस्टिंग है, ठीक है, अगर कास्यो तो मैंने वेल नोन कंपनी कहते हैं, लेकिन दूसरी कोई कंपनी का यही कैलकुलेटर आप 3500 का खरीद के आते हो, ठीक है, उसके बिल रखते हो, बिल पास करवा भी देते हो, पैसे चले भी जाते हैं। तो भाई जो चीज 350 में मिल रही थी, ठीक है, उसके 3500 देने का क्या मतलब। ऑलरेडी हम इसके ऊपर एक जो रशिया द्वारा एक टेक्नोलॉजी दी गई है, ठीक है, इससे पहले जो सेम टेक्नोलॉजी दी गई थी ये इसराइल की कंपनी के द्वारा, हमने देखा था वो 3 गुने भाव पे दी गई, ठीक है। यानी मान लो 1 लाख रुपए की जो चीज मिल सकती थी उसके लिए 3 लाख रुपए में दी गया था, तो उसका क्या मांगा, ये भी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सेम इश्यू रहता है करप्शन को लेके कि भाई जिनके पास इतने सारे पावर रहेंगे, ठीक है, जो कि वो चीज मेंशन कर सकते हैं, जिसकी सारी जो क्वालिटी है वो चेक कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी प्राइस चेक होनी चाहिए। और प्राइस में आपको देखना है कि भाई ये चीज ऐसी ही सेम क्वालिटी आपको अल्टरनेटिव मिलती है कि नहीं। मैं आपको इन जनरल सेंस में बोलूँ तो यूपीएससी का कोर्स की सबकी प्राइस अलग अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए लाखों रुपए ही खर्च, आप हजारों में भी खर्च करके काम कर सकते हो और आप बिना खर्चे भी काम कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज, यानी आप, ऐसा नहीं है कि चीज लेनी नहीं, लेकिन आप जो भी चीज ले रहे हो, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई ओपनली ये सब कर सकता है। हालांकि आप जाएंगे एथिकली आप काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा ही खर्च को लेके, क्योंकि इंडिया है वहां पे हम पुलिस सिस्टम की भी मैं बात करूं तो उनको एक गोली उन्होंने कहाँ खर्च की उसका भी हिसाब देना रहता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो यही चीज पे हाईलाइट किया जाता है कि भाई आप जो छोटी छोटी चीजें होती है जहाँ पे आपको लिबरल रहना चाहिए वहां पे आप टाइट हो, जहाँ पे टाइट रहना चाहिए वहां पे आप लीडर हो। तो ये सारी चीजें जो हमारा कार्ड है, ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटोरियल जनरल है, वो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, वहां से क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी, प्रीलिम्स में तो आते ही है, मेंस में भी आते हैं, उनका रोल को लेके, उनके कार्य को लेके, तो आप समझ सकते हैं उनकी ड्यूटी कितनी है, ठीक है। तो ये सारे थियोरेटिकल पॉइंट होते हैं, उसमें से जो भी चीज आपको समझे आप बताएं। फिर करप्शन के बेस पे आपका क्या सोचना है वो भी आप अपने विचार वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो स्टार्टअप है उनको लेके गूगल है, ठीक है, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। हालांकि जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे गूगल का प्रेजेंस काफी है, ठीक है, वो मोबाइल में एंड्रॉइड गिने या एप्लीकेशन गिने, ठीक है, प्ले स्टोर गिने, कुछ भी हो, तो गूगल एक प्लेटफॉर्म हो गया। जितने भी व्यक्ति, जितने भी स्टूडेंट एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो एंड्रॉइड भी गूगल का है, प्ले स्टोर भी गूगल का है, वहाँ पे मैक्सिमम जो आप इस्तेमाल करते हो एप्लीकेशन जैसे गूगल पे, गूगल सर्च, ठीक है, क्रोम ब्राउजर, कुछ भी, तो सारे जो गूगल के प्रोडक्ट है उससे घिरे हुए टेक्नोलॉजी में, तो उसका रोल काफी अच्छा है। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू यदि भारतीय जो इकोसिस्टम के स्टार्टअप है उसके लिए जो गूगल है वो सपोर्टिव सिस्टम में आए, तो भारत का जो स्टार्टअप है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है मेनली एप्लीकेशन के में, क्योंकि हमने अभी बॉयकॉट चाइना मूवमेंट में काफी सारी एप्लीकेशन जो चाइनीज थी जिनका मार्केट इंडिया में ज्यादा था, ठीक है, उनको साइड कर दिया गया। अभी उस सारी चीजों पे यदि इंडियन स्टार्टअप आ जाए, इंडियन एप्लीकेशन आ जाए, उसको गूगल का सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए, तो क्या हो सकता है उससे जो कार्य है गूगल का वो अच्छे से हो सकता है। सेम गूगल भी एथिकली काम करता है, जैसे पेटीएम को उसने बीच में हटा दिया था, ठीक है, क्योंकि वो जो अनलीगल कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं उसको भी अलाउ करता है, ठीक है। हालांकि उन्होंने प्ले स्टोर से ही हटाया था, ऑलरेडी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली रन कर रही है। तो उसी प्रकार से यदि गूगल है कि जो स्टार्टअप बिजनेसेस है इंडिया के, जो इंडिया मार्केट में हो सकते हैं कोलोब्रेशन के साथ, ठीक है, गूगल कंपनी के साथ यदि इंडियन जो स्टार्टर है वो कोलोबरेट करके अच्छे से कार्य कर सकते हैं, तो इंडियन एप्लीकेशन भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन के लिए डेवलप करने के लिए एप्लीकेशन ही सिर्फ नहीं होती, क्योंकि एप्लीकेशन तो उसका व्यू होता है, ठीक है, बाकी सारा काम होता है उसके सर्वर के थ्रू, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी कनेक्टिविटी, उसकी पावर के थ्रू, ठीक है, जो कि गूगल प्रोवाइड करवा सकता है। तो गूगल का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है स्टार्टअप के लिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। साइंस इन टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए
जो गूगल के पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, वहां से आप थोड़ा थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी कभी नाव है जो डूबने की कतार पे हो, तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल आप पिक्चर में देख सकते हैं। सेम यहाँ पे बात की गई है कोरोना वैक्सीन को लेके अमेरिका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्योंकि अमेरिका में अभी इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन से पहले यदि वैक्सीन आ जाती, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि अपने कुछ काम का है नहीं, तो हम यहाँ पे इसको ज्यादा फोकस करेंगे नहीं। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के काफी सारे टॉपिक डिस्कस किए गए। मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाबा का ढाबा, ठीक है। तो एक टॉपिक है जो कि आपको पावर बताएंगे, जो सोशल मीडिया का पावर, सोशल मीडिया का मैजिक क्या है पॉजिटिव वे में, ठीक है। हमने काफी बार देखा था, काफी डिस्कशन की है कि भाई सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जहाँ पे आप कोई भी वीडियो बना के आप रख सकते हैं, और उस चीज के बारे में काफी सारी बातें मैंने आपसे डिटेल में की हुई है, ठीक है। लेकिन उसका पॉजिटिव भी है, ठीक है। एक बेटर एग्जांपल है कि भाई यदि कोई व्यक्ति अपना दुख और दर्द जिस प्रकार से भी है, यदि वो उसको लोगों को बता सकता है, तो लोग उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, भगवान मदद भी उसकी करता है कि जो उसको मदद मांगता है, ठीक है। उसी प्रकार से ऐसा ही हुआ कि भाई इन लोगों को मदद की जरूरत थी, इन्होंने सोशल मीडिया पे अपना जो भी दुख दर्द था वो कहा, वो कहते कहते रोने लगे, उनका वीडियो वायरल हुआ, और वहां पे सब लोग जाके खाने लगे, उसके द्वारा जो परोसा जाता था उसका जायका लेने लगे, ठीक है। और अभी उनकी जो कंडीशन है वो अच्छी हो गई है, ये अच्छा है। तो गुड एग्जाम्पल, जब भी सोशल मीडिया का अच्छा कोई इस्तेमाल क्या हो सकता है, ठीक है, एक व्यक्ति को बेनिफिट पहुंचाने के संदर्भ में था। सेम प्रकार से में प्रोटेस्ट में भी सोशल मीडिया का रोल है, ठीक है। हमने बैड डिसएडवांटेज के काफी सारे पॉइंट डिस्कस किए, एडवांटेज का पॉइंट था, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ भाई सोशल मीडिया के फायदे भी क्या हो सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। करंट में था और वायरल है, तो आप किसी को भी बोलोगे बाबा का ढाबा, ठीक है, तो उसको क्लिक होगा। फिर आपको ऐसे नहीं बोलना है कि भाई मैंने सोशल मीडिया से किसी को ढूंढा और मुझे वो मिल गया और मेरी शादी हो गई। इस प्रकार के एग्जाम्पल नहीं लिखने जो आपको और सिर्फ 2-3 लोगों को ही बताओ, ठीक है। इन जनरल जो पता हो उसकी चर्चा करनी। सेम एक टॉपिक है टीआरपी, ठीक है। अभी टीआरपी मैनिपुलेशन को लेकर टॉपिक चल रहा है। हालांकि अपने काम की जो चीजें हम मैं वही डिस्कस करूंगा, लेकिन टीआरपी क्या है वो डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। हो सके यूपीएससी भावुक हो जाए टीआरपी को लेकर क्वेश्चन निकाल दे, तो कुछ कह नहीं सकते। सबसे पहले समझ लीजिए टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है। तो टीआरपी का फुल फॉर्म है टारगेट रेटिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीआरपी। अब ये टीआरपी सेंस का जब भी कभी नाम आता है, तब आपके सामने नजरों के सामने दो चीज आ जाती है, एक आती है टीवी चैनल न्यूज, और बाकी जो सीरियल न्यूज है वो स्टार प्लस जी सब ऐसे। तो इनमें टीआरपी का काफी रोल रहता है। अब टीआरपी और इनका कनेक्शन क्या है वो समझिए। जिस भी चैनल का टीआरपी ज्यादा है, उस चैनल के जो भी कोई एडवर्टाइज लेंगे उसके रेट ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसका रिलेशन क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। ये टीआरपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि टीआरपी तो सबने पता होगी भाई, टीआरपी ज्यादा है तो रेट ज्यादा लगेगा, टीआरपी कम है तो रेट कम लगेगा। लेकिन टीआरपी डिसाइड कौन करता है, ठीक है। इसको डिसाइड किस के द्वारा किया जाता है, तो उसका आंसर है जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो कि टीआरपी के लिए जो हाउस होल्ड नक्की करता है, यानी पूरे भारत में पहले लाखों घरों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसमें से कुछ हजारों घरों के अंदर एक बार वो मीटर लगाया जाएगा उनकी टीवी चैनल के साथ, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इनके घर में टीवी चैनल के जो भी सेटअप बॉक्स हो गए उसमें वो 12 मीटर लगाया जाएगा। यानी ये क्या करेगा, ये डेटा कलेक्ट करेगा कि भाई ये जो परिवार है वो पूरे दिन में क्या देख रहा है, कौन सी चैनल देख रहा है, ठीक है। जो भी चैनल का वॉच टाइम ज्यादा होगा उस कंडीशन में उस चैनल को उसी आसपास के एरिया में ही लोग देखेंगे, ये मान लिया जाता है। तो जिसके भी चैनल का सबसे ज्यादा वॉच टाइम है, सबसे ज्यादा जिस भी चैनल में जिस भी शो का वॉच टाइम, उसकी टीआरपी क्या है, ज्यादा है। अभी इस टीआरपी को लेके किसी भी कंपनी को, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का एड देना है तो उसका रेट ज्यादा लगेगा। आप समझ सकते हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लो किसी की टीआरपी कम है, यानी उस चैनल या उस शो को देखने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो है 1000, ठीक है। यानी उनकी टीआरपी 1000, यानी जो भी कोई एड निर्माता होगा, ठीक है, वो अपनी एड देना चाहता है, उनको पता है यदि मैं इस चैनल को इसकी एड दूंगा तो 1000 फैमिली ही देखेंगे, ठीक है। सेम किसी दूसरी हम फैमिली की बात कर ले जिसकी टीआरपी 1 लाख है,
ठीक है, यानी इसकी टीआरपी ज्यादा है, यानी कोई भी एड निर्माता उसको यदि अपनी एड देता है तो उसको पता होगा कि भाई इस एड को देखने वाले लाख फैमिलीज हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार बेबी टीआरपी होगी उस प्रकार से उसके लिए रेट होंगे, 1000 के अनुसार, लाख के अनुसार, ये सारे गेम रहता है चैनल वालों के लिए। अभी चर्चा में क्यों है वो बताता हूँ। यानी चर्चा में इसलिए बताया जा रहा है, ये म्यूनिसिपल मुंबई जो पुलिस है, ठीक है, उनके द्वारा एक घट विस्फोट किया गया है कि भाई इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है। यानी पैसे देके ऐसे जो भी फैमिली है जहाँ पे 12 मीटर लगे, उनको बताया जा रहा है कि आपको हमारी चैनल शुरू करके देखने क्या शुरू करके रख देनी, ठीक है। कौन देखने वाला था, आप देख रहे हैं कि सिर्फ शुरू करके रखे, हम आपको इसके पैसे देंगे। यानी क्या किया जा रहा है, ये जो एथिकली सर्वे होना चाहिए, जो एथिकली टीआरपी होनी चाहिए, उसको ये मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये करंट का टॉपिक है, इसलिए डिस्कशन करना जरूरी था, ठीक, ताकि इस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि टीआरपी क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है और क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेम एक दूसरा टॉपिक आया है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के संदर्भ में, हालांकि थियोरेटिकल ज्यादा है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि नए स्टूडेंट है उसको समझने में आसानी नहीं होगी, ठीक है। अभी क्या है, इंडिया और चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। आपको पता होगा दो बिल्लियों के झगड़े में हमेशा फायदा बंदरों का होता है, ठीक है, आपको ये चीज पता ही होगी। सेम है, यहाँ पे दो बिल्लियां है, इंडिया और चाइना, इन दोनों की लड़ाई में अभी बंदर है श्रीलंका। देखिए क्या कहा जा रहा है कि भाई हाई पावर चाइनीज जो डेलीगेशन है वो श्रीलंका गया है, ठीक है। तो उसके द्वारा वहां पे जो भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके अलावा उनको जो भी कोई डेप्ट उधारी चाहिए होगी तो वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दूसरा, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट तो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी चाइना के पास गिरवी है श्रीलंका का। और अभी दूसरे और प्रोजेक्ट चलेंगे और उधारी देंगे और पैसे की जरूरत होती है तो देंगे। अभी क्या है, इंडिया को चाइना के साथ काम करना है इंडियन पैसिफिक रीजन में, ऑलरेडी बहुत सी हमने बातें डिस्कस की है, स्पेशली क्वाड के फॉर्मेशन में, ठीक है। अभी हम जो क्वाड फॉर्मेशन को लेके बात कर रहे हैं, तभी जो चाइनीज डेलीगेशन है वो श्रीलंका गया है, ठीक है। हम इंडो पैसिफिक रीजन में बात करें तो इंडिया की तरह ही वहां पे श्रीलंका है। तो अपनी नेबर कंट्री में क्या रहता है कि भाई जैसे श्रीलंका में जो महिंद्रा राजपक्सा है, ठीक है, उनके पास जाया गया, उनकी डिमांड रहती है कि भाई चाइना ये देगा, चाइना वो देगा, कोई कंपनी खड़ी करता है, कुछ भी नीड देता है। फिर जैसे ही ये चाइनीज जाएंगे, ठीक है, वो फिर से इंडिया से बात करेंगे कि भाई देखो चाइना वाले ये दे रहे हैं, आप हमको इतना सारा दो, क्योंकि कुछ बातें यहाँ पे भी की गई है कि इंडिया के द्वारा जो श्रीलंका है उसको कुछ दिया गया था, कुछ में फंडिंग या कुछ देना था, वो नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी बार्गेनिंग वाली बात होगी कि भाई देखो चाइना ये दे रहा है, आप क्या दे रहे हो। फिर इंडिया कुछ देगा तो चाइना वालों को बोलेंगे देखो इंडिया ये दे रहा है, आप क्या दे रहे हो। तो इससे श्रीलंका का तो फायदा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, ये हमारे लिए, हमारे जो इंटरनेशनल एथिक्स कोड है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि ये स्ट्रेटेजिकली होता है, ऐसा करा ही जाता है। मैंने आपको समझाने के लिए पहले एग्जांपल दे दिया कि दो दो बिल्ली के झगड़े में हमेशा बंदर का फायदा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से श्रीलंका भी बेनिफिट होता था। एक बार श्रीलंका चाइना के साथ जुड़ के काम करता है, फिर इंडिया वालों से बातचीत करके इंडिया वाले से फायदा लेता है, ठीक है। उसी प्रकार से तो ये चलता रहता है, और ये आज का नहीं है, काफी पुराना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको देखा ऐसे जा रहा है कि भाई इंडिया जो क्वाड का फॉर्मेशन को देखने जा रहा है, ठीक है, उसी को लेके यहाँ पे श्रीलंका को टारगेट किया जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। हालांकि सच्चाई क्या है वो तो बाद में ही पता चलेगी, जैसे इन्फॉर्मेशन आती है तो उसकी डिस्कशन करेंगे। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, अपना नाम, एरिया का नाम और प्रेजेंट सर, थैंक यू सर करके कमेंट कीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये इन्फॉर्मेशन बाकी स्टूडेंटों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।